नमस्कार दोस्तों। तो आज के हम अध्याय में पढ़ेंगे आवर्त तत्वों का आवर्त सारणी और वर्गीकरण। तो तत्वों का क्या पढ़ेंगे, हम यहाँ पर वर्गीकरण पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे देखा होगा 9th क्लास में भी थोड़ा बहुत सीखा होगा। ठीक है, हमारे आसपास के जो पदार्थ हैं, ठीक है, उसमें तत्व है, मिश्रण है और यौगिक हैं। ठीक, ये सारे क्या होते हैं, उपस्थित रहते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने जो है सीखा है कि तत्व एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बनते हैं। और आज तक जो है कितने तत्वों का पता चल चुका है, लगभग 118 तत्व। टोटल अभी तक कितने तत्वों को जानकारी मिली है, 118 तत्व। इन सभी तत्वों के क्या होते हैं, प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, अलग अलग मिलती हैं। जिसमें से 94 जो तत्व हैं, 94 तत्व, ये जो है प्रकृति में पाए जाते हैं। ठीक है, और बाकी जैसे जैसे विभिन्न तत्वों की खोज होती रही, ठीक है, तो वैज्ञानिकों ने इन तत्वों के गुणधर्म के आधार पर क्या है, जानकारी कलेक्ट की, एकत्र की। ठीक है, पहले 118 तत्व ज्ञात हुए। ठीक है, मतलब आज तक जो है प्रेजेंट टाइम में 118 तत्व हैं, जिसमें से 94 तत्व कैसे हैं, नेचुरली हैं, प्राकृतिक रूप से हैं। उसमें से जो है और जो बाकी हुए तत्व हैं वो कैसे हैं, ठीक है, उनकी खोज की गई है। ठीक है, आर्टिफिशियली है, संश्लेषण के द्वारा उनको बनाया गया है। जैसे जैसे तत्वों की खोज होती रही, वैज्ञानिक उन तत्वों के जो है गुणधर्म के बारे में अधिक जानकारी क्या की, एकत्र की। ठीक है, उन्हीं तत्वों को जो है जानकारी के आधार पर व्यवस्थित करना बड़ा कठिन लगा। ठीक है, मतलब जैसे तत्वों की खोज हुई, उनकी जानकारी हुई, जानकारी के बाद उनको व्यवस्थित करने में भी क्या है, बहुत सारी समस्याएं आई। उन्होंने गुणधर्मों में ऐसा प्रतिरूप ढूंढा और जिसका जो है तत्वों को आसानी से अध्ययन किया और उनका वर्गीकरण भी किया। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो है तत्वों को जो है क्या किया, उनका गुणधर्म के आधार पे उनका प्रतिरूप ढूंढा और वो जिसके आधार पे उनको आसानी से अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद उनको व्यवस्थित क्रम में वर्गीकरण किया। तो अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे व्यवस्थित करना तत्वों के वर्गीकरण के प्रारंभिक प्रयास। ठीक है, मतलब पहले जो है व्यवस्थित करने का पहला प्रयास क्या था। ठीक है, जैसे कि जो है विभिन्न वस्तुओं हो, प्राणी हैं, उनके गुणधर्म के आधार पे वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है, जैसे आपने पहले पढ़ा भी होगा, विभिन्न जैसे अलग अलग प्रकार की क्या होती हैं, वस्तुएं होती हैं, जो प्राणी होते हैं, उनके जैसे गुण होते हैं, उसी गुण के आधार पे उनको क्या करते हैं, वर्गीकृत कर देते हैं। ठीक है, इन्हीं स्थितियों में हम गुणधर्मों के आधार पे व्यवस्थित करने के कुछ उदाहरण मिलते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे जैसे समझ सकते हो कि दुकानों में साबुन को एक साथ एक स्थान पर रखा जाता है। ठीक है, और जबकि बिस्कुट को एक दूसरे के स्थान पर रखा जाता है। मतलब जैसे वर्गीकरण के ये एग्जाम्पल से आप समझ सकते हो, जैसे जो साबुन होती है, तो जितनी प्रकार की जो साबुन होती है उनको एक जगह रख दिया जाता है, जिससे हम क्या हो, आसानी हो। ठीक है, फिर उसके बाद जैसे बिस्कुट हैं, तो उनको दूसरे स्थान पे जितने बिस्कुट के कैटेगरी होती हैं उनको क्या कर देते हैं, वहाँ पर रख देते हैं। ठीक है, यहाँ तक कि साबुनों में भी नहाने का साबुन, कपड़े धोने का साबुन जो है क्या किया जाता है, अलग अलग रखा जाता है। दुकानों में जो नहाने के साबुन होते हैं उनको अलग रख दिया जाता है, और जो ठीक है कपड़े धोने वाले होते हैं वो साबुन को अलग कर दिया जाता है। ठीक है, तो इसी प्रकार जो है वैज्ञानिकों ने तत्वों के उनके गुणधर्म के आधार पर क्या किया गया था, व्यवस्थित किया। ठीक है, वैज्ञानिकों ने क्या किया, उनके गुणधर्म के आधार पर क्या किया, उनको वर्गीकरण किया। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम। जैसे सबसे पहले ज्ञात तत्वों की धातु एवं अधातु के रूप में वर्गीकृत किया गया। जैसे जब पहले तत्वों की खोज की गई तो उनको सिर्फ बताया गया कि धातु और अधातु के रूप में बांट दिया। ठीक, जैसे जैसे तत्वों के उनके गुणधर्म के बारे में ज्ञान बढ़ता गया, वैसे वैसे उनको और भी क्या किया गया, वर्गीकृत किया गया। तो जब शुरुआत स्टार्टिंग जब किया गया था वर्गीकरण का,
तो वर्गीकरण में कुछ नहीं, सिर्फ जो है बताया कि ये धातु और अधातु में बांट दिया। लेकिन जैसे जैसे आपको जो है वैज्ञानिकों को पता चलता गया और ज्ञान बढ़ता गया, वैसे वैसे उन तत्वों को भी क्या किया गया, उनको वर्गीकरण किया गया। ठीक है, अब देखिए उसके बाद कौन आए, डॉर्विनियर, है ना, डाबे राइनर के त्रिक सिद्धांत। अब देखिए डाबे राइनर ने क्या बताया, उसके बारे में हम जानकारी करेंगे अभी। तो दोस्तों जो है डाबे राइनर का त्रिक सिद्धांत क्या है। ठीक है, डाबे राइनर जो है 1817 में, ये क्या थे, जर्मन रसायनक, जर्मन मतलब जर्मनी के रहने वाले थे, इसलिए उनको जर्मन रसायनक कहते हैं। ठीक है, और ये वुल्फगांग डोबे राइनर ने जो है समान गुणों धर्म वाले तत्वों को समूह में व्यवस्थित करने का प्रयास किया। मतलब इन्होंने सबसे पहले जो एक जैसे जो गुण वाले धर्म थे, गुण वाले प्रॉपर्टीज वाले जो एलिमेंट थे, तत्व थे, उनको जो है, ठीक है, समूह में व्यवस्थित करने का काम किया। ठीक है, और काफ़ी प्रयास किया। तो उन्होंने तीन तीन तत्व वाले कुछ समूह लिए, मतलब सबसे पहले तीन तीन, ठीक है, तत्व वाले क्या लिए, समूह लिए। ठीक है, तो इसीलिए इसको त्रिक सिद्धांत कहते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, उसके बाद देखते हैं चूना एवं उनके समूहों को क्या कहा गया, त्रिक कहा। ठीक है, इसका मतलब डॉर्बे नाइनर ने बताया कि त्रिक के तीनों तत्व के उनके परमाणु द्रव्यमान को आरोही क्रम में व्यवस्थित करने के बीच वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान, ठीक है, अन्य दो तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के लगभग क्या होता है, औसत होता है। ठीक है, तो इस बात को जैसे हम एग्जाम्पल दे के समझा, डॉर्बे नाइनर का सिद्धांत यहाँ पे समझिए दोस्तों। ठीक है, इन्होंने बताया कि यहाँ पे जो तीन तीन समूह तत्वों का लिया, मतलब तीन तीन तत्व। अब जैसे तीन तत्व कौन से लिए, जैसे कि यहाँ पे दोस्तों त्रिक सिद्धांत में देखते हैं, जैसे इन्होंने तीन तत्व लिए। अब तीन तत्व जैसे यहाँ पर इन्होंने तीन तत्व जैसे हाइड्रोजन, सॉरी लिथियम लिया, और उसके बाद सोडियम, और उसके बाद पोटेशियम। अब देखिए यहाँ पे लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है। ठीक है, तो लिथियम का कितना होता है, 3 होता है। अब पोटेशियम का कितना होता है, पोटेशियम का कितना होता है, 19 होता है। तो यहाँ पे 3 + 19, ये टोटल कितना हो गया, 22 हो गया। और ये 22 जो आया, इसको 2 से डिवाइड कर दिया, तो 1 2 1 जा 2 2 जा 1 2 2 जा 1, तो किसका निकल आया, ये सोडियम का परमाणु क्रमांक निकल आया 11। ठीक है, तो इन्होंने बताया था कि यहाँ पर पहला समूह का तत्व और यहाँ पे तीसरा समूह तत्व का हम क्या करते हैं, परमाणु द्रव्यमान क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, और उन्हीं का औसत निकल के आ जाता है, दूसरे तत्व का परमाणु द्रव्यमान ज्ञात हो जाता है। तो इसी का नाम दिया था, डॉर्बिनियर का त्रिक सिद्धांत नाम दिया था। ठीक है दोस्तों, जैसे यहाँ पर हम एग्जाम्पल के तौर पे जैसे समझाते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए जैसे लिथियम, ठीक है, सोडियम और पोटेशियम। ठीक है, यहाँ पे त्रिक पर ध्यान दीजिए, जिनके परमाणु क्रमांक, परमाणु द्रव्यमान क्रमशः 6.69 और 23.0 और यहाँ पे 39.0, या परमाणु क्रमांक लिया जाए या परमाणु द्रव्यमान लिया जाए। ठीक है, ठीक, तो लिथियम और पोटेशियम के परमाणु द्रव्यमानों का औसत ही क्या होता है, सोडियम का परमाणु द्रव्यमान। इसका मतलब लिथियम और प्लस पोटेशियम का हम औसत निकाल देंगे तो क्या निकल आएगा, ये सोडियम निकल आएगा। सोडियम का परमाणु द्रव्यमान ज्ञात हो जाएगा। मतलब लिए गए 3 समूह, ठीक है, और 3 समूह लेने के बावजूद क्या किया गया, पहला वर्ग और तीसरे वर्ग के जो तत्व हैं उनको रख करके जोड़ दिया गया, और उनका औसत निकाल करके तीसरे तत्व का परमाणु द्रव्यमान ज्ञात हो जाता है। ठीक है, ये किसने बात बताई थी, डॉर्बिनियर ने बताई थी।
ठीक है, इसलिए डार्विन-आयनर का त्रिक सिद्धांत भी इसको कहा जाता है। तो इस तरीके से हम जो क्या कर लेते हैं, यहाँ पर एक टेबल देख लेते हैं, सिंपल सी बनी। यहाँ पर समूह ए दिया है, ठीक है, और उनका द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान दिया है, समूह बी दिया है, और फिर उसके बाद क्या किया गया, परमाणु द्रव्यमान उनका दिया है, फिर उसके बाद क्या किया गया, समूह सी दिया गया, ठीक है, फिर उसका परमाणु द्रव्यमान। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि इसे नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान, और उसके बाद क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान, इसका औसत क्या निकल के आता है, कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान निकल के आता है। ठीक इसी प्रकार सभी तत्वों का परमाणु द्रव्यमान फाइंड कर लेते हैं, ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया त्रिक सिद्धांत। अब आगे देखते हैं। आप देखेंगे कि समूह बी तथा समूह सी, ठीक है, डार्विन-आयनर त्रिक बनते हैं, लेकिन डार्विन-आयनर उस समय तक ज्ञात तत्व में केवल त्रिक ही ज्ञात कर सके थे। मतलब यहाँ पर जब उतने टाइम ये जितने तत्व ज्ञात थे वहाँ तक ये लागू हो जाता था, इसलिए जो इसको त्रिक में वर्गीकृत कर दिया गया था। लेकिन यह पद्धति सफल नहीं रही थी। ठीक, यह पद्धति जो है, यह सिस्टम जो था, ये फेल हो गया था आगे चल करके। ठीक है, फिर उसके बाद जो है न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत आता है। अब न्यूलैंड इनके बाद आते हैं। डार्विन-आयनर के बाद कौन से वैज्ञानिक आते हैं, न्यूलैंड आते हैं। तो न्यूलैंड ने क्या बताया था, न्यूलैंड ने प्रयासों से दूसरे रसायनज्ञों को तत्वों के गुणधर्म, उनके परमाणु द्रव्यमान के साथ संबंध स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया। मतलब जो पहले दूसरे रसायनज्ञ थे उन्होंने जो उनके तत्वों के गुणधर्म बताए थे, ठीक, परमाणु द्रव्यमान के साथ में संबंध को स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया। और 1866 में जो है अंग्रेज वैज्ञानिक न्यूलैंड ने तत्वों के परमाणु द्रव्यमान को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया। ठीक, 1866 में जो है, ठीक, न्यूलैंड ने क्या किया, न्यूलैंड ने जो तत्व ज्ञात थे उन्हीं तत्वों को क्या किया गया, परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में क्या कर दिया गया, व्यवस्थित कर दिया। आरोही क्रम का मतलब ये हो गया कि बढ़ते हुए क्रम में, जैसे यहाँ पे पहला तत्व क्या होता है, फिर दूसरा तत्व क्या होता है, तीसरा तत्व। ठीक, इस तरीके से उनका परमाणु द्रव्यमान जैसे बढ़ता गया उन्हीं तत्वों को उसी क्रम में व्यवस्थित करते चले गए। ठीक है, तो उन्होंने सबसे कम परमाणु द्रव्यमान वाले तत्व जैसे हाइड्रोजन से आरंभ किया। मतलब हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 1 होता है। तो पहले अगर शुरुआत की, सबसे पहले तत्व को रखा तो उसको किसको रखा, हाइड्रोजन को प्रायोरिटी दी, हाइड्रोजन को रखा। लेकिन जब तक ये जो है क्या होता है, न्यूलैंड का नियम जब लागू होता है, ठीक है, जब ये सिद्धांत देते हैं तब तक ये टोटल कितने 56 तत्व ही ज्ञात थे। कितने टोटल तत्व ज्ञात थे, 56 तत्व ज्ञात थे। ठीक है, फिर देखिए ओरियम पर इसे समाप्त किया गया। ठीक, ओरियम जो तत्व था 56 पे, उस वहाँ पर इसको समाप्त कर दिया गया। ठीक है, उन्होंने पाया कि प्रत्येक 8वें तत्व का गुणधर्म और पहले आवर्त के क्या होता है, एक जैसा होता है। तो देखिए इन्होंने क्या बताया कि जो है पहला आवर्त, ठीक है, और उसके बाद 8वें आवर्त के जो गुणधर्म होते हैं, प्रॉपर्टीज होती हैं, वो एक जैसी होती हैं। ठीक है, ये बात किसने बताई थी, न्यूलैंड ने बताई थी। ठीक है, उन्होंने इसकी तुलना संगीत के अष्टक से की, इसलिए उन्होंने इसे अष्टक का सिद्धांत भी कहा। मतलब जैसे संगीत में जैसे स्वर होते हैं सा रे गा मा पा धा नी सा, तो उसी प्रकार से इन्होंने क्या की कि यहाँ पे संगीत से तत्वों की तुलना कर दी, इसलिए जो है अष्टक का सिद्धांत भी इसको कहते हैं। ठीक है, न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। अगर न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत पूछा जाता है तब भी आपको यही क्वेश्चन का आंसर देना पड़ेगा। ठीक है, क्यों, कारण क्या है, ठीक है, ये हमने बताया।
ठीक है। न्यूलैंड का अष्टक में क्या होता है, लिथियम सोडियम के गुणधर्म क्या होते हैं, एक जैसे होते हैं। जैसे यहाँ पे लिथियम है, ठीक है, लिथियम Li, और सोडियम के प्रॉपर्टीज क्या होती, एक ही जैसी होती हैं, ठीक है। इसी तरीके से जो है बेरिलियम और मैग्नीशियम में क्या रहती है, समानता रहती है। जैसे बेरिलियम हो गया और मैग्नीशियम हो गया, इनके प्रॉपर्टीज क्या रहती है, समानता रहती है। तो यहाँ पर ये क्या दिया गया है, सारणी एक दी गई है, अष्टक, न्यूलैंड का अष्टक, ठीक है। तो यहाँ पर स्वर भी दिए गए हैं। स्वर देखिए, जैसे यहाँ पे सा रे गा मा पा धा नी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि क्या होता है, हाइड्रोजन और लिथियम, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, हाइड्रोजन हुआ, लिथियम हुआ और सोडियम, बेरिलियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है। ये सारणी दी गई है, आप इससे जो है आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा संगीत से अगर कंपैरिजन की गई है, तो यहाँ पे संगीत के बारे में हम जान लेते हैं कि जैसे भारतीय संगीत में, संगीत प्रणाली में कितने स्वर होते हैं, 7 स्वर होते हैं, ठीक है। सा रे गा मा पा धा नी, ये 7 स्वर होते हैं, ठीक है। इन्हीं का उपयोग करके क्या होते हैं, डो रे मी फा सो ला टी रे टी सुर के स्केल पूर्ण टोन और अर्ध टोन मतलब आवर्त अंतराल के अलग किए गए होते हैं। इन सुरों का उपयोग कर कोई भी संगीतकार रचना कर सकता है, ठीक है। कि यह सुर क्या होते हैं, बार बार दोहराए जाते हैं। अब प्रत्येक 8वां सुर पहले सुर से मिल जाता है। जैसे यहाँ पे संगीत के स्वर होते हैं, तो जब ये बार बार दोहराए जाते हैं तो यहाँ पर पहला स्वर और 8वां स्वर क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं। 8वां स्वर क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं। तो ठीक उसी प्रकार जो है इन्होंने बता दिया था कि पहले आवर्त का तत्व और 8वें आवर्त तत्व के प्रॉपर्टीज क्या हो जाती है, मैच कर जाती हैं, मतलब एक समान होती हैं, ठीक है। तो ये हम अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, यह देखा गया कि अष्टक का सिद्धांत केवल कैल्शियम तक ही लागू होता है, ठीक है। अष्टक सिद्धांत ये क्या होता है, कैल्शियम तक ही लागू होता है, ठीक है। कैल्शियम के बाद प्रत्येक 8वें तत्व के गुणधर्म पहले तत्व के गुणधर्म से नहीं मिलता है, ठीक है। मतलब कैल्शियम के बाद जितने तत्व होते हैं उनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं पहले तत्व और 8वें तत्व से मैच नहीं करती हैं, ठीक है। तो वहाँ पर ये नियम क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। कहाँ पर, कैल्शियम पे। कैल्शियम से जैसे हम आगे जाएंगे, ठीक है, स्कैडियम, उसके बाद क्या हो जाता है, ये फेल हो जाता है, ये प्रॉपर्टीज मैच नहीं करती है, ठीक है। न्यूलैंड ने जो है कल्पना की कि प्रकृति में केवल 56 तत्व विद्यमान हैं तथा भविष्य में कोई अन्य तत्व नहीं मिलेगा। मतलब जब इन्होंने नाम दिया, मतलब जो है ये वर्गीकरण किया, तब तक उनको ये इतना उन्हें मतलब कल्पना की कि प्रकृति में सिर्फ 56 ही तत्व हैं, ठीक है, और भविष्य में कोई अन्य तत्व नहीं है, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, बाद में जो है कई ऐसे नए नए तत्व क्या हो गए, मिलते गए, ठीक है, जिससे जो है उनके जो है गुण क्या होते हैं, इस सिद्धांत से मेल नहीं खाते हैं। तो वहाँ पर इनका जो है नियम क्या हो जाता है, फेल हो जाता था। तो आगे हम बढ़ते हैं। अब अपनी साड़ी में कुछ तत्वों को जो है सामंजित करने के लिए न्यूलैंड ने 2 तत्वों को एक साथ रख दिया। मतलब यहाँ पर अपनी जो है साड़ी के में जो है सामंजित करने के लिए क्या है, 2 तत्वों को एक ही साथ में रख दिया। और कुछ तत्व जो है आसमान तत्व के मतलब असमान तत्वों को एक स्थान में रख दिया। मतलब जो आसमान तत्व थे उनको भी क्या कर दिया, ठीक है, एक ही स्थान पे रख दिया, ठीक है।
जैसा कि यहाँ पे उदाहरण के तौर पे हम ढूंढ सकते हैं, ध्यान से देखिए, जैसे यहाँ पे कोबाल्ट है, कोबाल्ट और निकेल ये एक साथ में है तथा इन्हें एक साथ स्तंभ में भी रखा गया। कोबाल्ट है, CO और निकेल, इनको क्या कर दिया गया, एक साथ में रख दिया गया। ठीक है। फिर उसके बाद जैसे है क्लोरीन है, ब्रोमीन है, इनके गुणधर्म दोनों तत्वों से क्या होते हैं, अलग होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखिए आयरन है, कोबाल्ट है, निकेल एक दूसरे मतलब आयरन, कोबाल्ट और निकेल से दूर रखा गया। मतलब यहाँ पे कोबाल्ट और निकेल से आयरन को क्या किया गया, अलग रखा गया, जबकि इनके गुणों में क्या रहती है, समानता रहती है। आयरन, कोबाल्ट, निकेल इनकी प्रॉपर्टीज में समानता रखी जाती है, तो इनको पास में नहीं रखा, इनको क्या कर दिया, दूर कर दिया। ठीक है। तो इस प्रकार न्यूलैंड का जो अष्टक सिद्धांत केवल हल्के तत्वों के लिए ही क्या होता है, लागू हो पाया। ठीक है। बाकी बाद में जैसे नोबेल गैसों की भी खोज हुई। ठीक है। नोबेल गैसों पर यह अष्टक का सिद्धांत अप्रासंगिक हो गया, मतलब उसका कोई प्रसंग नहीं रहा, वहाँ पे कोई उसका मतलब नियम नहीं, नियम का मतलब कोई नहीं रहा। ठीक है। तो वहाँ पर ये क्या हो जाता है, ये फेल हो जाता है। तो इस बात को हम एक बार और समझ लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर जो है कोबाल्ट है, निकेल है, इनको एक साथ में रख दिया। ठीक है। और एक स्तंभ में रखा गया। ठीक। और जिसमें से जैसे यहाँ पर फ्लोरीन और क्लोरीन, ब्रोमीन है, इनके गुण धर्म क्या होते हैं, अलग होते हैं, फिर भी इनको एक साथ में रख दिया गया। आयरन है, कोबाल्ट है, निकेल एक दूसरे से दूर रख दिया गया, क्योंकि उन और ठीक इनके जबकि इनके गुण धर्म क्या होते हैं, एक जैसे होते हैं। तो इस प्रकार जो है न्यूलैंड का अष्टक नियम क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए बात आती है अव्यवस्थित से व्यवस्थित करना, मेंडलीव की आवर्त सारणी। अब देखिए जो अव्यवस्थित पूरी तरीके से फैले थे उनको व्यवस्थित करना, ठीक है, ये मेंडलीव की आवर्त सारणी आती है। ठीक। तो न्यूलैंड के बाद कौन आए, मेंडलीव आए। ठीक है। तो यहाँ पे अष्टक सिद्धांत को मतलब अस्वीकार होने के बाद कई वैज्ञानिकों ने ऐसे प्रारूपों की खोज जारी रखी जिससे तत्वों के गुणधर्म तथा उनके परमाणु द्रव्यमान के बीच में क्या हो, संबंध स्थापित हो सके। मतलब जो है अष्टक नियम जैसे फेल हो गया, तो ठीक है, उसके बाद और सारे कई वैज्ञानिक आए और कई वैज्ञानिक ने अपने प्रारूप जारी किए। ठीक है। प्रारूप जारी करने के साथ साथ में जो है बहुत सारे गुणधर्म वाले तत्वों को जो है ठीक परमाणु द्रव्यमान के बीच में संबंध स्थापित करने की भरसक प्रयास किया। ठीक है। तो तत्वों का वर्गीकरण ठीक है मुख्य रूप से किसको जाता है, इवानोविच मेंडलीव को जाता है, जो मतलब रूसी रसायनज्ञ हैं। रूसी रसायनज्ञ कौन से हैं, इवानोविच मेंडलीव को जाता है। इन्होंने बताया कि यहाँ पे देखिए तत्व की आवर्त सारणी में प्रारंभिक विकास में उनका प्रमुख योगदान रहा। उन्होंने अपनी आवर्त सारणी में तत्वों के उनके मूल गुणधर्म, परमाणु द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्मों के समानता के आधार पर व्यवस्थित किया। अब देखिए मेंडलीव ने क्या किया, ठीक है, अपनी आवर्त सारणी में तत्वों को जो गुणधर्म थे, परमाणु द्रव्यमान थे, ठीक है, और उसके बाद रासायनिक गुण समानता के आधार पर उन्होंने क्या किया, व्यवस्थित किया। ठीक है। कौन कौन से, परमाणु द्रव्यमान, रासायनिक गुण धर्म। ठीक है। अब आगे देखते हैं। जब मेंडलीव ने जो अपना काम चालू किया, ठीक है, मतलब अपना कार्य आरंभ किया, तब तक कितने तत्व थे, 63 तत्व ही ज्ञात थे। ठीक है। तो उन्होंने तो है तत्वों के परमाणु द्रव्यमान, उनके भौतिक और रासायनिक गुणधर्मों के बीच में संबंध स्थापित किया। तो मेंडलीव ने जो है किसके बीच में संबंध स्थापित किया, एक तो परमाणु द्रव्यमान, ठीक है, क्या है, परमाणु द्रव्यमान, और दूसरा क्या है यहाँ पे, ठीक है, भौतिक और रासायनिक गुणधर्म के बीच में जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है, उन्हीं के बीच में संबंध स्थापित किया और फिर उसके बाद उसका वर्गीकरण किया। ये बात किसने की, मेंडलीव ने की। और मेंडलीव के टाइम में कितने तत्व ज्ञात थे, सिर्फ 63 तत्व ज्ञात थे।
अब उसके बाद देखिए रासायनिक गुणधर्मों के अंतर्गत मेंडलीफ ने तत्वों की ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ बनने वाले यौगिकों पर ध्यान केंद्रित किया। मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन हो गया और ऑक्सीजन हो गया, इनसे साथ बनने वाले क्या है यौगिकों पर ध्यान दिया। हाइड्रोजन ऑक्सीजन इसलिए चुनाव किया क्योंकि ये अत्यंत क्या होते हैं, सक्रिय होते हैं। मतलब हाइड्रोजन ऑक्सीजन को इसलिए सेलेक्ट किया क्योंकि ये सक्रिय होते हैं, मतलब किसी के साथ में आसानी से अभिक्रिया कर लेते हैं। अधिकांश तत्वों के साथ यौगिक बनाते हैं। ज़्यादातर क्या होते हैं, हाइड्रोजन हुआ ऑक्सीजन हुआ, यही क्या करते हैं, यौगिक बनाते हैं। तत्व से बनने वाले हाइड्राइड हो गया, ऑक्साइड हो गया, ठीक है। तो हाइड्राइड हाइड्रोजन से किया, रिएक्शन किया, और उसके बाद ऑक्साइड क्या हुआ, ऑक्सीजन से रिएक्शन किया, ठीक है। वर्गीकरण के लिए मूलभूत गुणधर्म को माना, ठीक है। और वर्गीकरण के लिए इनकी प्रॉपर्टीज जो है कुछ मूल क्या माना, गुणधर्म मतलब प्रॉपर्टीज को माना, ठीक है। फिर उन्होंने जो है 63 कार्ड लिए और प्रत्येक कार्ड पर अलग अलग तत्व के गुणधर्म को लिखा। मतलब एक्सपेरिमेंट किया, सिर्फ 63 कार्ड लिए और 63 कार्ड पर क्या किया, अलग अलग, ठीक, तत्वों को मतलब गुणधर्म लिए, ठीक है। तो उन्होंने समान गुणधर्म वाले तत्वों को अलग कर दिया और इन पत्तों को पेन लगा करके दीवार पे लटका दिया। मतलब यहाँ पे जो अलग अलग जो है जिनकी प्रॉपर्टीज थी उनको अलग कर दिया, जो समान गुण तत्व वाले थे उनको क्या कर दिया, एक नाम लिख करके पत्तियों को जो क्या कर दिया गया, मतलब पत्तों को क्या कर दिया, एक दीवार पे लगा दिया। उन्होंने देखा कि अधिकांश गुणधर्म, ठीक है, आवर्त सारणी में स्थान मिल गया था। मतलब जिनकी प्रॉपर्टीज एक जैसी थी उनको ज़्यादातर जो है स्थान जो है मिल गया था आवर्त सारणी में। और अपने परमाणु द्रव्यमान को जो है आरोही क्रम में व्यवस्थित भी हो गए थे। मतलब आरोही क्रम में क्या हो गए थे, बढ़ भी गए थे, व्यवस्थित कर दिए गए थे, ठीक है, जो समान गुणधर्म वाले थे। यह भी देखा गया कि समान भौतिक और रासायनिक गुणधर्म वाले, ठीक है, गुणधर्म वाले विभिन्न तत्व और यहाँ पे निश्चित अंतराल के बाद फिर आ जाते हैं। मतलब एक निश्चित समान गुणधर्म वाले जो भौतिक और रासायनिक गुण समान गुणधर्म होते हैं, ठीक है, व्यवस्थित करने के बाद फिर से क्या होते हैं, अंतराल के बाद आ जाते हैं, फिर आ जाते हैं। तो इसी के आधार पे मेंडलीफ ने आवर्त सारणी बनाई जिसका सिद्धांत था क्या, तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान आवर्ती फलन होते हैं। जो तत्व होते हैं उनके जो भौतिक और रासायनिक गुण जो होते हैं परमाणु द्रव्यमान के क्या होते हैं, आवर्ती फलन होते हैं। तो मेंडलीफ का ये जो है नियम क्या होता है, बहुत ज़्यादा खूब पूछा जाता है, ठीक है। तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं। अब देखिए आवर्त कौन से होते हैं, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती हैं ये आवर्त होते हैं, और ये जो वर्टिकल लाइन होती हैं इनको कहते हैं वर्ग कहते हैं। इनकी संख्या क्या होती है, 7 होती है, और इनकी संख्या कितनी होती है, 18 होती है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं मेंडलीफ की आवर्त सारणी की उपलब्धियां क्या क्या थी, ठीक है। जब मेंडलीफ ने जो सारणी बनाई तो उसकी उपलब्धियां क्या थी। तो पहला तो हम ये बात कर सकते हैं कि आवर्त सारणी व्यवस्थित करते समय मेंडलीफ को आवर्त सारणी में द्रव्यमान अधिक द्रव्यमान वाले तत्व कभी कभी, ठीक है, कम द्रव्यमान वाले तत्वों के पहले मतलब रखना पड़ा। जो अधिक द्रव्यमान वाले तत्व हैं तो उनको क्या किया कि कम तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के पहले रखना पड़ा। इसलिए जो है ये उल्टा पड़ा, है ना। उल्टा पड़ा का मतलब हो गया पहले आना चाहिए जो है अधिक द्रव्यमान, बाद में आना चाहिए अधिक द्रव्यमान वाले, ठीक है, और उससे पहले कम द्रव्यमान वाले गुण, ठीक है, आना चाहिए, ताकि जो है समान गुणधर्म वाले तत्वों को एक साथ रखा जा सके, ठीक है। तो मतलब जो समान जो गुणधर्म वाले जो होते हैं उनको एक साथ में रखा जाए, और जो थोड़ा क्या होते हैं अलग गुणधर्म वाले होते हैं उनको क्या है एक साथ में रखा जाए। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम क्या करते हैं, कोबाल्ट हुआ, ठीक है, आवर्त सारणी में जैसे निकेल पहले रखा गया,
तो यहाँ पर आवर्त सारणी में जैसे कोबाल्ट का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 58.9 और निकेल का जो है परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 58.7। तो इसको क्या किया गया, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए परमाणु द्रव्यमान किसका कितना ज़्यादा होता है, तो यहाँ पर कोबाल्ट का ज़्यादा है और निकेल का क्या है, कम है। तो इसका मतलब स्थान कैसे दिया गया, यहाँ पर इसका स्थान ऐसे दिया गया कि इसको पहले कर दिया गया, कोबाल्ट को पहले कर दिया गया, इसको बाद में किया गया। फिर देखिए यहाँ पे, क्या आप ऐसा हो एक विसंगति ढूंढ सकते हैं, इसके लिए अतिरिक्त मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी में कुछ रिक्त स्थानों को छोड़ दिया। मतलब कभी अगर विसंगति ढूंढ सकते हो तो उसके लिए मेंडलीफ ने क्या किया, पहले से है आवर्त सारणी में कुछ स्थानों को छोड़ दिया। ठीक, इन स्थानों को, रिक्त स्थानों को दोष के रूप में देखने के बजाय, ठीक, मेंडलीफ ने दृढ़तापूर्वक कुछ ऐसे तत्वों के अस्तित्व का अनुमान किया कि उस समय तक ज्ञात नहीं थे। इनका नामकरण उन्होंने जो उसी के समूह में इससे पहले आने वाले तत्वों के नाम में एक का उपसर्ग लगा करके किया। मतलब जब ये मेंडलीफ ने जो है आवर्त सारणी बनाई तो कुछ तत्वों के लिए स्थान क्या कर दिए, खाली छोड़ दिए। ठीक है, और खाली छोड़ने के बाद क्या है कि ऐसा अनुमान लगाया कि भविष्य में और ऐसे तत्व हो सकते हैं, ठीक, तो जिनको क्या कर सकते हैं, बाद में क्या कर सकते हैं, यहाँ पर रख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर उनका नामकरण करने के लिए क्या है, एका मतलब ये संस्कृत का शब्द है, उपसर्ग लगा करके जो है नियम भी बता दिया। जैसे बाद में ज्ञात होने वाले तत्व कौन से हैं, स्कैडियम हुआ, गैलियम हुआ, जर्मेनियम हुआ, ठीक, ये बाद में ज्ञात हुए। इनके गुणधर्म एका बोरान, एका एल्युमिनियम, एका सिलिकॉन के क्या थे, एक समान थे। तो यहाँ पर एका बोरान और एका एल्युमिनियम, एका सिलिकॉन के एक समान थे। मेंडलीफ द्वारा अनुमानित एका एल्युमिनियम और बाद में ज्ञात गैलियम के गुणधर्म को एक सूचीबद्ध किया गया। अब देखिए यहाँ पे एका एल्युमिनियम और एका गैलियम के गुणधर्म, तो यहाँ पर परमाणु द्रव्यमान कितना है 68 है और गैलियम का कितना है 69.7 है। ऑक्साइड का सूत्र E2O3 है, यहाँ पे Ga2O3, इसका ऑक्साइड बन गया, इसका ऑक्साइड बन गया। क्लोराइड का सूत्र ECl3 है और GCl3, तो यहाँ पर ये व्यवस्थित किया गया, ठीक है, उनके गुणधर्म के आधार पे। फिर उसके बाद हम देखते हैं, इसे मेंडलीफ की आवर्त सारणी की परिशुद्धता और उपयोगिता के लिए ठोस प्रमाण मिल गए। ठीक है, तो यहाँ पे मेंडलीफ की आवर्त सारणी की परिशुद्धता उपयोगिता के क्या हुए, ठोस प्रमाण मिल गए। इसके अलावा मेंडलीफ ने जो है अनुमान कुछ साधारण सफलता के कारण रसायनिकों ने जो है आवर्त सारणी को न केवल स्वीकार किया अपितु इसको सिद्धांत की अवधारणा का सृजन भी माना। ठीक है, तो यहाँ पर मेंडलीफ की आवर्त सारणी क्या कर ली गई थी, एक्सेप्ट कर ली गई थी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, जीनान, पहले भी कई संदर्भ में इनका उल्लेख किया गया है। इन गैसों का पता देर से चला क्योंकि ये कैसी थी, अक्रिय थी, ये किसी के साथ में रिएक्शन नहीं करती थी, ये मुक्त अवस्था में मिलती थी। वायुमंडल में इनकी जो है मात्रा बहुत कम है। ठीक है, वायुमंडल में ये हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, ये अक्रिय गैसों की मात्रा बहुत कम है। मेंडलीफ की आवर्त सारणी की विशेषता भी की, मतलब जो मेंडलीफ ने जो आवर्त सारणी बनाई उसकी विशेषता वैज्ञानिकों ने की। जब इन गैसों का पता चला, अब पिछली व्यवस्था को छोड़े बिना ही इन्हें समूह में रखा जा सकता है। जो पिछली व्यवस्था थी उनका बिना जो है छोड़े ही क्या है, समूह में रखा जा सकता है। तो इसलिए जो है मेंडलीफ की आवर्त सारणी एक्सेप्ट कर ली गई। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या होता है, मेंडलीफ के
वर्गीकरण की सीमाएं क्या हैं? हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्षार धातुओं से मिलता है। जैसे क्षार धातुओं का जो है क्या होता है, यहाँ पे 1s1 लास्ट में आता है और 1s2 आता है, तो ये बोले जाएंगे क्षार धातुएं, ठीक। और ये होती हैं क्षारीय मृदा धातुएं। तो हाइड्रोजन का जैसे 1H होता है तो 1s1 होता है, तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्षार धातुओं से मिलता है। जब क्षार धातुओं की भांति हाइड्रोजन भी हैलोजन, ऑक्सीजन, सल्फर के साथ जो है सूत्र वाले यौगिक बनाता है। जैसे उदाहरण के रूप में जैसे दिखाया गया, जैसे HCl दिखाया गया, H2O दिखाया गया और यहाँ पे H2S दिखाया गया। सोडियम के साथ जो है NaCl, Na2 और Na2S। तो ये तो क्षार धातुओं की प्रॉपर्टीज होती है। जैसे क्षार धातुओं की प्रॉपर्टीज क्या होती है, हैलोजन के साथ अभिक्रिया करेगा, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा, सल्फर के साथ अभिक्रिया करेगा। और यहाँ पर हाइड्रोजन का केस देखा जाता है तो यहाँ पे हाइड्रोजन में क्या होता है, यहाँ पे क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करता है और जल के साथ, मतलब क्लोरीन के साथ और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके जल बनाएगा और हाइड्रोजन के सल्फर के साथ रिएक्शन करके क्या करेगा, हाइड्रोजन सल्फाइड बनाता है। तो निश्चित रूप से आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को नियत स्थान नहीं दिया जा सका। मतलब अभी तक भी क्या है, हाइड्रोजन का कोई आवर्त सारणी में नियत स्थान अभी तक कोई नहीं प्राप्त हुआ है, ठीक है। क्योंकि जो है मेंडलीफ की आवर्त सारणी का पहली कमी थी, अपनी सारणी में जो है हाइड्रोजन का स्थान सही नहीं दे पाना। ये क्या थी, कमी थी, हाइड्रोजन का सही स्थान नहीं दे पाना। मेंडलीफ के तत्वों के आवर्त सारणी तैयार होने के पर्याप्त समय बाद समस्थानिकों का भी पता चला। जैसे मेंडलीफ की आवर्त सारणी बनके तैयार हुई, फिर उसके बाद जो है समस्थानिकों का भी बारे में पता चला। समस्थानिक क्या होते हैं, ठीक, इसके बारे में हम जानकारी कर लेते हैं। समस्थानिक ऐसे ऐसे तत्व होते हैं जिनके परमाणु द्रव्यमान एक जैसे होते हैं और लेकिन उनके परमाणु भार क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पे समान परमाणु क्रमांक वाले भी जो है तत्वों के बारे में पता चला। फिर उसके बाद जो है इसके बाद इसी प्रकार जो है समस्थानिकों के लिए भी क्या है, मेंडलीफ की आवर्त सारणी के नियम के लिए जो है एक चुनौती थी। दूसरी समस्या यह था कि यहाँ पर एक दूसरे के तत्व की ओर आगे बढ़ने पर क्या होता है, परमाणु द्रव्यमान नियत रूप से नहीं बढ़ते हैं। अब एक दूसरे के स्थान पे जैसे बढ़ जाते हैं तो उनके परमाणु द्रव्यमान नियत रूप से नहीं बढ़ते हैं। इसलिए यह अनुमान जो है लगाना कठिन हो गया कि दो तत्वों के बीच कितने तत्व खोजे जा सकते हैं, ठीक। जब ये स्थान नहीं मतलब विस्थापित करते हैं तो यहाँ पर दो तत्वों के बीच में कितने तत्व खोजे जा सकते हैं, ये इनका अनुमान लगाना कठिन हो गया। विशेष कर जो है जब हम भारी तत्वों के पर विचार करते हैं तो काफ़ी क्या आती है, कठिनाई आती है। तो आज की क्लास हम यहीं तक रोकते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम पूरे चैप्टर को कवर करेंगे।